हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका कि नाम है आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। अगर आप लोग मेरे व्यूवर्स होंगे तो आप लोग को पता होगा कि चैनल का नाम क्या, आप लोग को चैनल के बारे में भी पता होगा। जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि इस चैनल पे आपको आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब हो गया, इसके आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। फिलहाल चैनल नया है तो 11th का नहीं है, सीधे 12th से स्टार्ट किया था मैंने। एक्सप्लेनेशन करते करते हम लोग 9th क्लास तक का पूरा एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो अगर आप ये सब देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो जैसा कि आप लोग को अपनी स्क्रीन पे आज दिख रहा होगा, हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर 8 इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसका कि मतलब होता है इन्वायरमेंट मतलब होता है पर्यावरण, एंड मतलब और नेचुरल मतलब प्राकृतिक, रिसोर्सेज मतलब संसाधन, यानी कि पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पॉलिटिकल साइंस का ये बुक है जिसका कि नाम है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और इस बुक का ये चैप्टर 8 है। तो जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा अपने स्क्रीन पे, यहाँ पे इसका ओवरव्यू दिया गया। ओवरव्यू मतलब होता है परिचय, मतलब इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में शॉर्ट में बताया रहता है। तो इसको हम लोग फटाफट से पढ़ लेते हैं। ओवरव्यू का भी हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हिंदी में कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग अब बढ़ेंगे अपने चैप्टर्स की तरफ। कोशिश करेंगे कि 2 से 3 वीडियो में चैप्टर को पूरा ख़त्म कर दें, ज़्यादा लंबा लंबा वीडियो ना जाए, और हर एक टॉपिक का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैप्टर का नाम मैंने आप लोग को बता ही दिया है, इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। ओवरव्यू यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम लोग पहले लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, इसका हिंदी समझेंगे, ठीक है। दिस चैप्टर एग्जामिन्स द ग्रोइंग सिग्निफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंटल एज वेल एज रिसोर्स इशूज इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो एक और रिक्वेस्ट है आप लोग से, अपनी साथ बुक्स खोल के बैठिएगा, उससे आपको चैप्टर को समझने में आसानी होगी। और हाँ, अगर आपको बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत व्हीकल्स का आवाज़ है, साउंड है थोड़ा, तो डिस्टर्ब थोड़ा बहुत हो ही जाता है इंसान, लेकिन आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि उसका कुछ मैं कर नहीं सकती हूँ, जगह ऐसा है। शुरू करते हैं। मैंने जैसा कि ये पढ़ा, दिस चैप्टर एग्जामिन्स द ग्रोइंग सिग्निफिकेशंस ऑफ एनवायरमेंटल एज वेल एज रिसोर्स इशूज इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यानी कि इस अध्याय में विश्व राजनीति में पर्यावरण और संसाधनों के बढ़ते महत्व की चर्चा की गई है। It analyzes in a comparative perspective some of the important environmental movements against the backdrop of the rising profile of environmentalism from the 1960s onwards. 1960 के दशक से पर्यावरण के मसले ने जोर पकड़ा। इसी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर इस अध्याय में कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरण आंदोलनों की तुलनात्मक चर्चा की गई है। नोशंस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज एंड द ग्लोबल कॉमन्स टू आर असेस्ड। हम साझी संपदा और विश्व की साझी विरासत जैसी धारणाओं के बारे में भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। We also discuss in brief the stand taken by India in more recent environmental debates. इस अध्याय को पढ़कर आप संक्षेप में जान सकते हैं कि पर्यावरण से जुड़ी हाल की बहसों में भारत ने कौन सा पक्ष लिया है। Next follows a brief account of the geopolitics of resource competition. We conclude by taking note of the indigenous people's voices and concerns from the margins of contemporary world politics. इसके बाद अध्याय में संसाधनों की होड़ से जुड़ी वैश्विक राजनीति की एक संक्षिप्त चर्चा की गई है। अध्याय का समापन यह बताते हुए किया गया है कि समकालीन विश्व राजनीति में हाशिए पर खड़ी मूलवासी जनता, यानी कि इंडिजेनस पीपल, के इन सवालों से क्या सरोकार है और वह क्या सोचती है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है इन्वायरमेंटल कंसर्न्स इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो ये है हमारा फर्स्ट टॉपिक, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। इन्वायरमेंट का मतलब पर्यावरण होता है, ठीक है। तो कंसर्न्स मतलब चिंताजनक, ये भी ग्लोबल पॉलिटिक्स यानी कि वैश्विक राजनीति, ठीक है। तो यानी कि पर्यावरण नहीं, देख लेते हैं। ग्लोबल पॉलिटिक्स वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता, इसको हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। इन दिस बुक वी हैव डिस्कस्ड world politics in a fairly limited sense: wars and treaties, rise and decline of state power, the relationship between government that represent their countries in the international arena, and the role of intergovernmental organizations.
इस पुस्तक में हमने विश्व राजनीति पर बड़े सीमित अर्थों में चर्चा की है। मसलन हमने युद्ध और संधि की बातें की, राज्य शक्ति के उत्थान और पतन की चर्चा हुई, या फिर हमने अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपने देश की नुमाइंदगी करने वाली सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बात की। In Chapter 7, we expanded the scope of world politics to include issues like poverty and epidemics. अध्याय 7 में हमने विश्व राजनीति के दायरे को थोड़ा बढ़ाकर उसमें गरीबी और महामारी जैसे विषय भी शामिल कर लिए हैं। That may not have been a very difficult step to take, for we all think that governments are responsible for controlling this. In that sense, they fall within the scope of world politics. Now consider some other issues. Do you think they fall within the scope of contemporary world politics? ऐसा करने में कोई मुश्किल भी नहीं, क्योंकि हम सब मानते हैं कि गरीबी और महामारी पर अंकुश रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। इस अर्थ में ये मुद्दे विश्व राजनीति के दायरे में ही आते हैं। अब जरा इन मुद्दों पर विचार कीजिए। क्या आप मानते हैं कि इन जैसे मुद्दे समकालीन विश्व राजनीति के दायरे में आते हैं? Throughout the world, cultivable area is barely expanding anymore, and a substantial portion of existing agricultural land is losing fertility. दुनिया भर में कृषि योग्य भूमि में अब कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, जबकि मौजूदा उपजाऊ जमीन के एक बड़े हिस्से की उर्वरता कम होती जा रही है, यानी कि फर्टिलिटी कम होती जा रही है। ग्रासलैंड हैव बीन ओवरग्रेज्ड एंड फिशरीज ओवर हार्वेस्टेड। चारागाहों के चारे खत्म होने को हैं और मत्स्य भंडार घट रहा है। Water bodies have suffered extensive depletion and pollution, severely restricting food production. जलाशयों की जलराशि बड़ी तेजी से कम हुई है और उसमें प्रदूषण बढ़ा है। इससे खाद्य उत्पादन में भी कमी आ रही है। According to the Human Development Report 2016 of the United Nations Development Programme, 663 million people in developing countries have no access to safe water and 2.4 billion have no access to sanitation, resulting in the death of more than 3 million children every year. संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार विकासशील देशों की 66.6 करोड़ जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं होता है और यहाँ की 2 अरब 40 करोड़ आबादी साफ सफाई की सुविधा से वंचित है। इस वजह से 30 लाख से ज़्यादा बच्चे हर साल मौत के शिकार होते हैं। नेचुरल फॉरेस्ट which help stabilize the climate, moderate water supplies and harbor a majority of the planet's biodiversity on land are being cut down and people are being displaced. प्राकृतिक वन जलवायु को संतुलित रखने में मदद करते हैं। इनसे जल चक्र भी संतुलित बना रहता है और इन्हीं वनों में धरती की जैव विविधता का भंडार भरा रहता है। लेकिन ऐसे वनों की कटाई हो रही है और लोग विस्थापित हो रहे हैं। द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंटिन्यूज ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट इन एरियाज विच आर रिच इन स्पीसीज। जैव विविधता की हानि जारी है और इसका कारण है उन पर्यावासों का विध्वंस जो जैव प्रजातियों के मामले में समृद्ध हैं। A steady decline in the total amount of ozone in the Earth's stratosphere, commonly referred to as the ozone hole, poses a real danger to ecosystem and human health. धरती के ऊपरी वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है। इसे ओजोन परत में छेद होना भी कहते हैं। इससे पारिस्थितिकी तंत्र और मनुष्य के स्वास्थ्य पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कोस्टल पोल्यूशन टू इज इंक्रीजिंगली ग्लोबली। पूरे विश्व में समुद्र तटीय क्षेत्रों का प्रदूषण भी बढ़ रहा है। ऑल्दो द ओपन सी इज रिलेटिवली क्लीन, द कोस्टल वाटर्स आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली पॉल्यूटेड, लार्जली ड्यू टू लैंड बेस्ड एक्टिविटीज। यद्यपि समुद्र का मध्यवर्ती भाग अभी भी अपेक्षाकृत स्वच्छ है, लेकिन इसका तटवर्ती जल जमीनी क्रियाकलापों से प्रदूषित हो रहा है। इफ अनचेक्ड, इंटेंसिव ह्यूमन सेटलमेंट ऑफ कोस्टल जोन्स अक्रॉस द ग्लोब विल लीड टू फर्दर डिटोरिएशन इन द क्वालिटी ऑफ मैरीन इन्वायरमेंट। पूरी दुनिया में समुद्र तटीय इलाकों में मनुष्य की सघन बसाहट जारी है और इस प्रवृत्ति पर अंकुश न लगा तो समुद्री पर्यावरण की गुणवत्ता में भी भारी गिरावट आएगी। You might ask, are we not talking here about natural phenomena that should be studied in geography rather than in political science? तो आपको लग सकता है कि ये तो नैसर्गिक घटनाएं हैं और इनका अध्ययन राजनीति विज्ञान की जगह भूगोल वाली कक्षा में किया जाना चाहिए। But think about it again. लेकिन जरा फिर से सोचिए। If the various governments take steps to check environmental degradation of the kind mentioned above, these issues will have political consequences in that sense.
पर्यावरण के नुकसान से जुड़े जिन मसलों की चर्चा ऊपर की गई है उन पर अंकुश रखने के लिए अगर विभिन्न देशों की सरकारें कदम उठाती हैं तो इन मसलों की परिणति इस अर्थ में राजनीतिक होगी। मोस्ट ऑफ देम आर सच दैट नो सिंगल गवर्नमेंट कैन एड्रेस देम फुल्ली। इन मसलों में अधिकांश ऐसे हैं कि किसी एक देश की सरकार इनका पूरा समाधान अकेले दम पे नहीं कर सकती है। Therefore, they have to become part of world politics। इस वजह से ये मसले विश्व राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं। Issues of environment and natural resources are political in other deeper sense। बहरहाल पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के मसले एक और गहरे अर्थ में राजनीतिक हैं। Who causes environmental degradation? कौन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है? Who pays the price? हाँ, who pays the price and who is responsible for taking corrective actions? तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इस पर रोक लगाने के उपाय करने की जिम्मेदारी किसकी है और किसको इसका भुगतना पड़ता है? Who gets to use how much of the natural resources of the earth? धरती के प्राकृतिक संसाधनों पर किसको कितने इस्तेमाल का हक है? All these raise the issues of who wields how much power। They are therefore deeply political questions। इन सवालों के जवाब बहुधा इस बात से निर्धारित होते हैं कि कौन देश कितना ताकतवर है। इस तरह ये मसले गहरे अर्थों में राजनीतिक हैं। Although environmental concerns have a long history, awareness of the environmental consequences of economic growth acquired an increasingly political character from the 1960s onwards। हालांकि पर्यावरण से जुड़े सरोकारों का लंबा इतिहास है, लेकिन आर्थिक विकास के कारण पर्यावरण पर होने वाले असर की चिंता ने 1960 के दशक के बाद से राजनीतिक चरित्र ग्रहण किया। The Club of Rome, a global think tank, published a book in 1972 entitled Limits to Growth। देखिए ये सब 1 मार्क्स क्वेश्चन है, ये सब आ जाते हैं एग्जाम में। ड्रामेटाइजिंग द पोटेंशियल डिप्लेशन ऑफ द अर्थ्स रिसोर्सेज अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ रैपिडली ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन। वैश्विक मामलों में सरोकार रखने वाले एक विद्वत समूह क्लब ऑफ रोम ने 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की। यह पुस्तक दुनिया की बढ़ती जनसंख्या के आलोक में प्राकृतिक संसाधनों के विनाश के अंदेशे को बड़ी खूबी से बताती है। International agencies including the United Nations Environment Programme UNEP began holding international conferences and promoting detailed studies to get a more coordinated and effective response to environmental problems। Since then, the environment has emerged as a significant issue of global politics। संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम UNEP सहित अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं पर सम्मेलन कराए और इस विषय पर अध्ययन को बढ़ावा देना शुरू किया। इस प्रयास का उद्देश्य पर्यावरण की समस्याओं पर ज़्यादा कारगर और सुलझी हुई पहलकदमियों की शुरुआत करना था। तभी से पर्यावरण वैश्विक राजनीति का एक महत्वपूर्ण मसला बन गया। The growing focus on environmental issues within the arena of global politics was firmly consolidated at the United Nations Conference on Environment and Development held in Rio de Janeiro, Brazil in June 1992। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राज़ील के रियो de जेनेरो में हुआ। This was also called the Earth Summit। ये भी 1 मार्क्स क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव्स में आ जाता है या 1 वर्ड में आ जाता है। इस सम्मेलन इसे पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। द समिट was attended by 170 states, thousands of NGOs and many multinational corporations। इस सम्मेलन में 170 देश, हजारों स्वयंसेवी संगठन तथा अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया। 5 years earlier, the 1987 Brundtland Report, Our Common Future, had warned that traditional patterns of economic growth were not sustainable in the long term, especially in view of the demands of the South for further industrial development। वैश्विक राजनीति के दायरे में पर्यावरण को लेकर बढ़ते सरोकारों को सम्मेलन में एक ठोस रूप मिला। कहाँ थे हम लोग? यस, इंडस्ट्रियल डेवलप। इस सम्मेलन से 5 साल पहले 1987
आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक बर्टलैंड रिपोर्ट छपी थी। रिपोर्ट में चेताया गया था कि आर्थिक विकास के चालू तौर तरीके आगे चलकर टिकाऊ साबित नहीं होंगे। विश्व के दक्षिणी हिस्से में औद्योगिक विकास की मांग ज़्यादा प्रबल है और रिपोर्ट में इसी हवाले से चेतावनी दी गई थी। What was obvious at the Rio summit was that the rich and developed countries of the first world, generally referred to as the global north, were pursuing a different environmental agenda than the poor and developing countries of the third world, called the global south. रियो सम्मेलन में यह बात खुलकर सामने आई थी कि विश्व के धनी और विकसित देश यानी उत्तरी गोलार्ध तथा गरीब और विकासशील देश यानी कि दक्षिणी गोलार्ध पर्यावरण के अलग अलग एजेंडे के पैरोकार हैं। Whereas the northern states were concerned with ozone depletion and global warming, the southern states were anxious to address the relationship between economic development and environmental management. उत्तरी देशों की मुख्य चिंता ओजोन परत की छेद और वैश्विक ताप वृद्धि यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को लेकर थी। दक्षिणी देश आर्थिक विकास और पर्यावरण प्रबंधन के आपसी रिश्ते को सुलझाने के लिए ज़्यादा चिंतित थे। The Rio Summit produced conventions dealing with climate change, biodiversity, forestry and recommended a list of development practices called Agenda 21. रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियमाचार निर्धारित हुए। इसमें एजेंडा 21 के रूप में विकास के कुछ तौर तरीके भी सुझाए गए। But it left unresolved considerable differences and difficulties. लेकिन इसके बाद भी आपसी अंतर और कठिनाइयां बनी रहीं। देयर वॉज अ consensus on combining economic growth with ecological responsibility. This approach to development is commonly known as sustainable development. सम्मेलन में इस बात पर सहमति बनी कि आर्थिक वृद्धि का तरीका ऐसा होना चाहिए कि इससे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। इसे टिकाऊ विकास का तरीका कहा गया यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का तरीका कहा गया। द प्रॉब्लम हाउएवर वाज हाउ एग्जैक्टली दिस वाज टू बी अचीव्ड। लेकिन समस्या यह थी कि टिकाऊ विकास पर अमल कैसे किया जाएगा। Some critics have pointed out that Agenda 21 was biased in favor of economic growth rather than ensuring ecological conservation. Let us look at some of the contentious issues in the global politics of environment. कुछ आलोचकों का कहना है कि एजेंडा 21 का सुझाव पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करने के बजाय आर्थिक वृद्धि की ओर है। आइए अब पर्यावरण की वैश्विक राजनीति के कुछ विवादित मुद्दों पर एक नज़र डालते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है द प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन्स, यानी कि विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा। Commons are those resources which are not owned by anyone but rather shared by a community. साझी संपदा उन संसाधनों को कहते हैं जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। This could be a common room, a common community center, a park or a river. तो संयुक्त परिवार का चूल्हा, चारागाह, मैदान, कुआं या नदी साझी संपदा के उदाहरण हैं। Similarly, there are some areas or regions of the world which are located outside the sovereign jurisdiction of any one state and therefore require common governance by the international community. इसी तरह विश्व के कुछ हिस्से और क्षेत्र किसी एक देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं, इसीलिए उनका प्रबंधन साझे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है। These are known as res communis, humanitatis और global commons. इन्हें वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत कहा जाता है। They include the Earth's atmosphere, Antarctica, the ocean floor and outer space. इसमें पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष शामिल हैं। Cooperation over the global commons is not easy. वैश्विक संपदा की सुरक्षा के सवाल पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कायम करना टेढ़ी खीर है। There have been many path-breaking agreements such as the 1959 Antarctic Treaty, the 1987 Montreal Protocol and the 1991 Antarctic Environmental Protocol. इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौते जैसे अंटार्कटिका संधि 1959 में की गई, मॉन्ट्रियल न्यायाचार प्रोटोकॉल 1987 में और अंटार्कटिका पर्यावरणीय न्यायाचार 1991 हो चुके हैं। A major problem underlying all ecological issues relates to the difficulty of achieving consensus on common environmental agendas on the basis of
vague scientific evidence and time frames. In that sense, the discovery of the ozone hole over the Antarctic in the mid 1980s revealed the opportunity as well as dangers inherent in tackling global environmental problems. Okay, तो पारिस्थितिकी से जुड़े हर मसले के साथ एक बड़ी समस्या यह जुड़ी है कि अपुष्ट वैज्ञानिक साक्ष्यों और समय सीमा को लेकर मतभेद पैदा होते हैं। ऐसे में एक सर्व सामान्य पर्यावरणीय एजेंडा पर सहमति कायम करना मुश्किल है। इस अर्थ में 1980 के दशक के मध्य में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छेद की खोज एक आंख खोल देने वाली घटना है। Similarly, the history of outer space as a global common shows that the management of these areas is thoroughly influenced by north-south inequalities. ठीक इसी तरह वैश्विक संपदा के रूप में बाहरी अंतरिक्ष के इतिहास से भी पता चलता है कि इस क्षेत्र के प्रबंधन पर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के बीच मौजूद असमानता का असर पड़ा है। As with the Earth's atmosphere and the ocean floor, the crucial issue here is technology and industrial development. धरती के वायुमंडल और समुद्री सतह के समान यहाँ भी महत्वपूर्ण मसला प्रौद्योगिकी और औद्योगिक विकास का है। This is important because the benefits of exploitative activities in outer space are far from being equal either for the present or future generation. यह एक जरूरी बात है क्योंकि बाहरी अंतरिक्ष में जो दोहन कार्य हो रहे हैं उनके फायदे ना तो मौजूदा पीढ़ी में सबके लिए बराबर हैं और ना आगे की पीढ़ियों के लिए। अब है हमारा टॉपिक कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मतलब जिम्मेदारियां होती हैं, कॉमन मतलब साझी होती है, डिफरेंशिएटेड मतलब अलग अलग होती है, बट मतलब लेकिन होता है। समझ आ गया होगा आप लोग को। वी हैव नोटेड अबाउट अ डिफरेंस इन द अप्रोच टू इन्वॉल्वमेंट बिटवीन द कंट्रीज ऑफ द नॉर्थ एंड द साउथ। ऊपर हमने देखा कि पर्यावरण को लेकर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के रवैये में अंतर है। द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द नॉर्थ वांट टू डिस्कस द इन्वायरमेंटल इशू एज इट स्टैंड्स नाउ एंड वांट एवरीवन टू बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोलॉजिकल कंजर्वेशन। उत्तर के विकसित देश पर्यावरण के मसले पर उसी रूप में चर्चा करना चाहते हैं जिस दशा में पर्यावरण आज मौजूद है। द डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द साउथ फील दैट मच ऑफ द इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन इन द वर्ल्ड इज द प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अंडरटेकन बाय द डेवलप्ड कंट्रीज। ये देश चाहते हैं, जो नॉर्थ वाले हैं वो चाहते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण में हर देश की जिम्मेदारी बराबर हो। दक्षिण के विकासशील देशों का तर्क है कि विश्व में पारिस्थितिकी को नुकसान अधिकांशतया विकसित देशों के औद्योगिक विकास से पहुंचा है। इफ दे हैव कॉज्ड मोर डिग्रेडेशन दे मस्ट ऑल्सो टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अनडूइंग द डैमेज नाउ। यदि विकसित देशों ने पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है तो उन्हें इस नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी भी ज़्यादा उठानी चाहिए। Moreover, the developing countries are in the process of industrialization and they must not be subjected to the same restrictions which apply to the developed countries. इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण का इसके अलावा विकासशील देश अभी औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और जरूरी है कि उन पर वे प्रतिबंध न लगे जो विकसित देशों पर लगाए जाने हैं। Thus, the special needs of the developing countries must be taken into account in the development, application and interpretation of rules of international environmental law. This argument was accepted in the Rio Declaration of the Earth Summit in 1992 and is called the principle of common but differentiated responsibilities. इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के निर्माण, प्रयोग और व्याख्या में विकासशील देशों की विशिष्ट जरूरतों का ध्यान रखा जाना चाहिए। सन 1992 में हुए पृथ्वी सम्मेलन में इस तर्क को मान लिया गया और इसे साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां का सिद्धांत दिया गया। The relevant part of the Rio Declaration says that states shall cooperate in the spirit of global partnership to conserve, protect and restore the health and integrity of the Earth's ecosystem. इस संदर्भ में रियो घोषणा पत्र का कहना है कि धरती के पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता और गुणवत्ता की बहाली, सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए विभिन्न देश विश्व बंधुत्व की भावना से आपस में सहयोग करेंगे। In the view of different contributions of global environmental degradation, states have common but differentiated responsibilities. पर्यावरण के विश्वव्यापी अपक्षय में विभिन्न राज्यों का योगदान अलग अलग है। The developed countries acknowledge the responsibility that they bear in the international pursuit of sustainable development. In the view of the pressures their societies place on the global environment and of technological and financial resources they command.
पर्यावरण, हाँ, इसे देखते हुए विभिन्न राज्यों की साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां होंगी। विकसित देशों के समाजों का वैश्विक पर्यावरण पर दबाव ज़्यादा है और इन देशों के पास विपुल प्रौद्योगिक एवं वित्तीय संसाधन है। इसे देखते हुए टिकाऊ विकास के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में विकसित देश अपनी खास जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। The 1992 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) also provides that the parties should act to protect the climate system on the basis of equity and in accordance with their common but differentiated responsibilities and respective capabilities. जलवायु के परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमाचार यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) 1992 में भी कहा गया है कि इस संधि को स्वीकार करने वाले देश अपनी क्षमता के अनुरूप पर्यावरण के अपक्षय में अपनी हिस्सेदारी के आधार पर साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां निभाते हुए पर्यावरण की सुरक्षा के प्रयास करेंगे। The parties to the convention agreed that the largest share of historical and current global emissions of greenhouse gases has originated in developed countries. इस नियमाचार को स्वीकार करने वाले देश इस बात पर सहमत थे कि ऐतिहासिक रूप से भी और मौजूदा समय में भी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सबसे ज़्यादा हिस्सा विकसित देशों का है। It was also acknowledged that per capita emissions in developing countries are still relatively low. यह बात भी मानी गई कि विकासशील देशों का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अपेक्षाकृत कम है। China, India, and other developing countries were therefore exempted from the requirements of Kyoto Protocol. The Kyoto Protocol is an international agreement setting targets for industrialized countries to cut their greenhouse gas emissions. इस कारण चीन, भारत और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से अलग रखा गया है। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसके अंतर्गत औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। सर्टेन गैसेज लाइक carbon dioxide, methane, hydrofluorocarbons, etc. are considered at least partly responsible for global warming, the rise in global temperature, which may have catastrophic consequences for life on the earth. The protocol was agreed to be in 1997 in Kyoto in Japan based on principles set out in UNFCCC. कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसे कुछ गैसों के बारे में माना जाता है कि वैश्विक ताप वृद्धि यानी कि ग्लोबल वार्मिंग में इनकी कोई ना कोई भूमिका जरूर है। ग्लोबल वार्मिंग की परिघटना में विश्व का तापमान बढ़ता है और धरती के जीवन के लिए यह बात बड़ी प्रलयकारी साबित होगी। जापान के क्योटो में 1997 में इस प्रोटोकॉल पर सहमति बनी। उन्नीस में इस समझौते के लिए कुछ सिद्धांत तय किए गए थे और सिद्धांत की इस रूपरेखा यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पर सहमति जताते हुए हस्ताक्षर हुए थे। क्योटो प्रोटोकॉल पर इन्हीं सिद्धांतों के आलोक में सहमति बनी। अब है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज यानी कि साझी संपदा। कॉमन प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट्स कॉमन प्रॉपर्टी फॉर द ग्रुप। साझी संपदा का अर्थ होता है ऐसी संपदा जिस पर किसी समूह के प्रत्येक सदस्य का स्वामित्व हो। द अंडरलाइंग नॉर्म हियर इज दैट मेंबर्स ऑफ द ग्रुप हैव बोथ राइट्स एंड ड्यूटीज विथ रिस्पेक्ट टू द नेचर, लेवल्स ऑफ यूज एंड द मेंटेनेंस ऑफ अ गिवन रिसोर्स। इसके पीछे मूल तर्क यह है कि ऐसे संसाधन की प्रकृति, उपयोग के स्तर और रख रखाव के संदर्भ में समूह के हर सदस्य को समान अधिकार प्राप्त होंगे और समान उत्तरदायित्व निभाने होंगे। Through mutual understanding and centuries of practice, many village communities in India, for example, have defined members' rights and responsibilities. उदाहरण के लिए सदियों के चलन और आपसी समझदारी से भारत के ग्रामीण समुदायों ने साझी संपदा के संदर्भ में अपने सदस्यों के अधिकार और दायित्व तय किए हैं। A combination of factors including privatization, agricultural intensification, population growth and ecosystem degradation have caused common property to dwindle in size, quality and availability to the poor in much of the world. निजीकरण, गहनतर खेती, आबादी की वृद्धि और पारिस्थितिकी तंत्र की गिरावट समेत कई कारणों से पूरी दुनिया में साझी संपदा का आकार घट रहा है, उसकी गुणवत्ता और गरीबों को उसकी उपलब्धता कम हो रही है। पता है मैं बीच बीच में रुक क्यों जा रही हूँ? पता है कहीं आसपास शायद कहीं किसी ने टायर वायर जला दिया यार, अजीब टाइप का स्मेल आ रहा है, बहुत सर दर्द करने लगा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा रुक रही हूँ, सांस ले रही हूँ, उसके बाद पढ़ रही हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे। ऐसे ऐसे लोगों को कौन समझाया बताइए, आप ही पॉल्यूशन कर रहे हैं।
द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर द एक्चुअल मैनेजमेंट ऑफ द सेक्रेड ग्रुप्स। नहीं, लेकिन आप लोग को समझाना चाहिए, ये नहीं कि मैंने कह दिया कि नहीं समझाया, तो आप लोग को समझाना चाहिए ऐसे लोगों को, ठीक है। The institutional arrangement for the actual management of the sacred groups on the state-owned forest land appropriately fits the description of a common property regime. Along the forest belt of South India, sacred groups have been traditionally managed by village communities. राजकीय स्वामित्व वाली वन्य भूमि में पावन माने जाने वाले वन प्रांतर के वास्तविक प्रबंधन की पुरानी व्यवस्था साझी संपदा के रखरखाव और उपभोग का ठीक ठाक उदाहरण है। दक्षिण भारत के वन प्रदेशों में विद्यमान पावन वन प्रांतरों का प्रबंधन परंपरा अनुसार ग्रामीण समुदाय करता आ रहा है। अब है हमारा टॉपिक इंडियाज स्टैंड ऑन एनवायरमेंटल इशूज़, यानी कि पर्यावरण के मसले पे भारत के पक्ष। तो ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा यार, अच्छा नहीं भी लगा होगा ना तो यार कम से कम डिसलाइक कर देना, कुछ तो करके ही जाना, ऐसे ही मत जाना, क्योंकि मेहनत तो लगती ही है। अब मेहनत आपको अच्छी लगी या ख़राब लगी उसका आप लोग प्लीज़ कुछ फीडबैक दे दीजिए, ठीक है। या तो लाइक कर दीजिए या डिसलाइक कर दीजिए। अगर बहुत अच्छा लगा तो शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।